फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन फूड्स के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था मांस या मीट, और आज प्रस्तुत है इसका भाग 6। आज का हमारा टॉपिक है मांस को पकाने के क्या प्रभाव हैं, क्या तरीके हैं, मांस को पकाने से क्या परिवर्तन आते हैं और इसके कुकिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मांस को पकाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य मांस को पकाने का है कि पकाने की प्रक्रिया के द्वारा मांस को खाने योग्य बनाया जाता है। क्योंकि सभी भोज्य पदार्थ कच्चे नहीं खाए जा सकते हैं, तो उन्हें खाने योग्य बनाने के लिए पकाना आवश्यक होता है। इसलिए मांस को भी पकाया जाता है और इससे ना सिर्फ यह खाने योग्य हो जाता है, वरन इसमें मानव के स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु हैं उन्हें भी नष्ट करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है मांस को पकाने के, वह है सेवन करने योग्य बनाना, दूसरा पाचनशील बनाना या मांस को पचने के योग्य बनाना। पकाने की प्रक्रिया के द्वारा मांस आसानी से पचाया जा सकता है या यह सुपाच्य हो जाता है। इसके अलावा मांस को पकाने की प्रक्रिया के द्वारा इसके रंग, इसकी फ्लेवर या सुगंध तथा स्वाद में वृद्धि हो जाती है। पकने के पश्चात मांस सेवन योग्य हो जाता है और इसमें हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह सुरक्षित भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि मांस को पकाने के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वे कौन कौन से हैं। तो मांस को जब पकाया जाता है तो उसके पकने की कंडीशन निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है पशु का प्रकार और उसको जीवित अवस्था में जो आहार दिया जाता है। इसके अलावा पशु को काटने की विधि या उसका वध करने की विधि भी मांस को पकाने के ऊपर या मांस के पकने के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके अलावा पशु की मांसपेशियों का संगठन, उनकी संरचना और उनका कार्य, यानी मांसपेशियां मुख्य रूप से किन कार्यों में ली गई हैं या उनका उपयोग किस प्रकार से किया गया है, उसका या पशु के उस भाग का प्रभाव पड़ता है मांस को पकाने के ऊपर। इसके पश्चात जानवर के वध के उपरांत उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसके शरीर में, उस पर भी मांस के पकने की प्रक्रिया निर्भर करती है। मांस को पकाए जाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, इस पर भी मांस का पकना निर्भर करता है तथा मांस को किन किन विधियों से परिष्कृत किया गया है, यह भी मांस के पकने को प्रभावित करता है। पकाने के पश्चात मांस नरम हो जाता है और मांस को पकाते समय मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो इसके नरम होने के लिए या गलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनमें से पहला है मांस की वसा गल जाती है, दूसरा मांस में जो कोलेजन होता है मांस की मांसपेशियों में, वह गर्म द्रव पदार्थ में पकाया जाता है तो नरम होकर जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है और पेशीय तंतु नरम होकर अलग अलग हो जाते हैं। इसके कारण ऊतकों में नरमी आ जाती है। यदि मांस को आवश्यकता से अधिक समय तक पकाया जाए तो पेशी तंतु सिकुड़ जाते हैं और इसके कारण मांस भी सिकुड़ जाता है और फलस्वरूप कड़ा हो जाता है।
अतः मांस को पकाने हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव मांस के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि मांस कड़ा है तो उसे आर्द्र विधि से पकाना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों का कोलेजन जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। और मांस को पकाने की आर्द्र विधियां हैं ब्रेजिंग, स्टूइंग और प्रेशर कुकिंग। इनके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। यदि मांस कड़ा नहीं है तो उसे शुष्क विधियों द्वारा भी पकाया जा सकता है, जैसे रोस्टिंग, ब्रॉयलिंग और फ्राइंग। सामान्यतः मांस के लिए कम तापक्रम पर अधिक अवधि के लिए पकाया जाना लाभप्रद होता है, और मांस को पकाने के लिए उचित तापक्रम 77 डिग्री सेंटीग्रेड से 82 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। अब हम जानते हैं कि जब मांस को पकाया जाता है तो उस दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहला मुख्य जो प्रभाव है वह है कि मांस के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या कृमि होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मांस को गर्म करने पर मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है वह स्कंदित होकर सिकुड़ जाता है, और क्योंकि इसमें पानी अच्छी मात्रा में रहता है, यह पानी भी उससे अलग हो जाता है। मांस को जितने लंबे समय तक पकाया जाता है उसमें से उतना ही अधिक पानी निकलता है, इसलिए मांस को आवश्यकता से अधिक अवधि तक नहीं पकाना चाहिए, अन्यथा मांस कड़ा और सूखा हो जाता है। इसके अलावा मांस को जब पकाया जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन आता है। ताजे मांस को पकाने से उसके प्रोटीन में जो वर्णक तत्व है वो स्कंदित हो जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप मांस में जो हीमोग्लोबिन होता है वह स्कंदित हो जाता है या उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और उससे हीम वर्णक अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है और इसके विघटन से यह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में दूसरा अगला जो प्रभाव है वह है कि मांस को पकाने की प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो उपस्थित वसा होती है वह पिघल जाती है, और यह वसा तापक्रम के प्रभाव से भूरी हो जाती है, और इसके साथ ही विशिष्ट प्रकार की गंध भी देती है। मांस को पकाने से एंजाइम जो इसमें उपस्थित होते हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा मांस में जो प्रोटीन उपस्थित होता है पेशियों में, एक्टिन और मायोसिन, वह कड़ा पड़ जाता है, लेकिन जो इसमें संयोजी ऊतक होते हैं वे नर्म हो जाते हैं। अतः मांस को पकाने की सर्वोत्तम विधि वह है जिससे इसमें उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कम से कम कड़े हों या रूखे हों तथा संयोजी ऊतक अधिक से अधिक नर्म हो जाए। वह विधि सबसे अच्छी विधि कहलाती है। तापक्रम के प्रभाव से मांस में सुगंधित तत्व उत्पन्न होते हैं। मांस के प्रोटीन और मुक्त अम्ल ऊष्मा के प्रभाव से कुछ वाष्पशील तत्व बनाते हैं, जिसमें सल्फर युक्त तत्व होते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एमीन्स आदि होते हैं, और इनके कारण पके हुए मांस में एक विशिष्ट सुगंध आती है जो इन तत्वों की उपस्थिति के कारण होती है। जब मांस को पकाया जाता है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है। अधिकांश पानी मांसपेशीय तंतुओं और संयोजी ऊतकों के मध्य विद्यमान रहता है, और पकाने से मांस में पानी की मात्रा में कमी आ जाती है, लेकिन पानी की मात्रा में कमी का मांस की पोषक महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं पोषक महत्ता पर मांस को पकाने का प्रभाव। तो पके हुए मांस की पोषक महत्ता अच्छी होती है। पकाने की सामान्य विधियों का पोषक महत्ता पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा के प्रभाव से प्रोटीन और खनिज लवण नष्ट नहीं होते। हड्डियों का कुछ कैल्शियम घुलकर मांस में आ जाता है, अतः कैल्शियम की जो प्राप्ति है वह बढ़ जाती है। कुछ बी विटामिन पकाने पर नष्ट होते हैं, परंतु फिर भी पके हुए कच्चे मांस का लगभग 50% प्रोटीन का भाग शेष रह जाता है। अतः पोषणिक दृष्टि से मांस को पकाने का
कोई अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम जानते हैं कि मांस को पकाने की विभिन्न विधियां क्या क्या हैं। तो मांस को पकाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, शुष्क विधियां और आर्द्र विधियां। शुष्क विधियां जिनमें पानी का प्रयोग नहीं होता है, और आर्द्र विधियां जो कि पानी की उपस्थिति में पकाई जाती हैं, या पानी की उपस्थिति में जब मांस को पकाया जाता है तो वह आर्द्र विधि कहलाता है। शुष्क विधियों में पहली विधि है रोस्टिंग। इस विधि में मांस को बिना ढके एक उथले बर्तन में पकाया जाता है। रोस्टिंग वाले बर्तन को ओवन के मध्य 163 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के द्वारा मांस की बाहरी सतह भुनकर भूरी हो जाती है और उसमें विशिष्ट गंध उत्पन्न हो जाती है। दूसरी विधि है ब्रॉयलिंग, जिसको बारबेक्यू भी कहते हैं। इस विधि में बर्तनों का प्रयोग नहीं करके मांस को सीधे खुली आंच पर पकाया जाता है। इस विधि हेतु गैस, कोयला अथवा बिजली के ओवन का प्रयोग किया जाता है और तापक्रम लगभग 176 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है और मांस के टुकड़ों को बार बार पलटा जाता है और चारों तरफ से अच्छी तरह से पकाया जाता है। इसके अलावा फ्राइंग या तलना, यह दो प्रकार का होता है, शैलो फैट फ्राइंग और डीप फैट फ्राइंग। शैलो फैट फ्राइंग को पैन फ्राइंग भी कहते हैं। इस विधि में तापक्रम का नियंत्रण बहुत अधिक आवश्यक है, अन्यथा मांस में रूखापन आ जाता है और जलने की गंध भी आ सकती है। अधिक तापक्रम अगर हो जाता है तो मांस की वसा विघटित होकर एक्रोलिन नामक तत्व बनाती है, जिससे मांस में टिपिकल गंध आने लगती है जो कि रुचिकर नहीं होती है। और साथ ही अगर अधिक तापक्रम होता है वसा का तो मांस अंदर से कच्चा भी रह सकता है। इसके अलावा मांस को पकाने की आर्द्र विधियां इस प्रकार से हैं। पहली है ब्रेजिंग। इस विधि में सर्वप्रथम मांस को भूनकर अथवा तलकर सभी सतहों पर भूरा कर लिया जाता है और उसके बाद पानी के साथ अथवा पानी की भाप की सहायता से मांस को गलाया जाता है और इसमें मांस में रस और टमाटर की प्यूरी आदि डाले जाते हैं। स्टूइंग जो प्रक्रिया है उसमें अधिक कड़े मांस को गल जाने तक अधिक पानी में पकाया जाता है। प्रेशर कुकिंग के द्वारा मांस को गलने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन पकाते समय पोषक तत्वों की क्षति होने की संभावना रहती है। स्टीमिंग की प्रक्रिया में मांस को पानी अथवा द्रव पदार्थ के संपर्क में नहीं लाकर भाप की सहायता से पकाया जाता है और इस विधि से जब मांस को पकाया जाता है तो उसकी सुगंध और संरचना सबसे अच्छी होती है और साथ ही मांस सिकुड़ता भी नहीं है और उसकी भार में भी कमी नहीं आती है और उसमें आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में रहती है, अतः यह मांस जो होता है वह नर्म भी रहता है। तो यह थी मांस को पकाने की विधियां और पकाने के दौरान मांस में जो परिवर्तन आते हैं। इसके साथ ही हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।